एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस योर टाइम क्लासरूम। तो गैस, अभी हम लोग का टाइम हो चुका है, रात के 8 बज चुके हैं और डेली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एक सेट जो आने वाले दरोगा एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए आपका ये सेट बनाया गया है। ठीक है, लेकिन आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए जो यहाँ पे भी जीके पूछे जाते हैं उन सभी जगहों के लिए इनका क्वेश्चन यानी इस सेट का क्वेश्चन वैलिड है और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाओ और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जल्दी बताओ। बेहद आसान क्वेश्चन, आपका जो शुरुआत हुआ है वो आसान क्वेश्चन से हुआ है। आप लोगों में से मैक्सिमम को आ रहा होगा। BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कहाँ है? ये है आपके नागपुर में। ठीक है, BR अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, पैलेस ऑन व्हील्स की तर्ज पर एक रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हुआ था? डेक्कन ओडिसी नाम का एक ट्रेन चलाया गया था जो पैलेस ऑन व्हील्स जो राजस्थान में चलता है उसी के तर्ज पे ये चलाया गया था। आपको ये बताना है किस राज्य में, किस राज्य में? तो ये चलाया गया था महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ओडिसी देकर ओडिशा आंसर कर रहे होंगे, लेकिन आपका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। और इसका जो कंस्ट्रक्शन हुआ था ये 2003 में हुआ था। ठीक है, और इसने सर्विस देना 2004 से चालू किया था और ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा एक महाराष्ट्र को एक्सप्लोर करने के लिए, और सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं आसपास के जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सब जगह एक्सप्लोर करने के लिए ये चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, रामानंद से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सा कथन सही है। तो रामानंद से रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप पढ़ो और बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है आपका, रामानंद वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। दूसरा है, रामानंद के आराध्य देव राम और सीता थे। तीसरा है, रामानंद के प्रमुख शिष्य रैदास, कबीर आदि थे। आपको बताना है इन तीनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपका जो सही आंसर है वो है ऑल। ठीक है, यानी ये सभी स्टेटमेंट सही हैं रामानंद से रिलेटेड। रामानंद वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, लेकिन ये राम और सीता को अपना आराध्य मानते थे। और इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन हुए? रैदास हुए, कबीरदास हुए, और भी धन्ना था, और एक दो और भी थे। ठीक है, सेना एक था जो नाई था। और एक खासियत ये है कि रामानंद के जो भी शिष्य हुए, बहुत सारे ऐसे इनके फेमस शिष्य हुए जो अलग अलग जात से बिलोंग करते थे, क्योंकि वो जात उस वक्त बहुत मायने रखता था। ठीक है, जैसे कबीर है ये जुलाहा था। ठीक है, और अगर धन्ना का बात करेंगे, धन्ना जो अभी मैंने बताया ये जाट था। सेना जो अभी मैंने बताया ये नाई था। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग डिफरेंट जात से बिलोंग करते थे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बहमनी सम्राट के विघटन के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था? बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन था? कौन था? ये था बरार। ठीक है, बहमनी साम्राज्य जब विघटित हुआ तो सबसे पहले बरार ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, राक्षसी तांगडी युद्ध जिसमें विजयनगर की बुरी पराजय हुई, उस समय विजयनगर का शासक कौन था? जल्दी बताओ, कौन था विजयनगर का शासक उस वक्त जिस वक्त राक्षसी तांगडी युद्ध हुआ, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का विघटन चालू हुआ? तो उस वक्त जो विजयनगर का शासक था वो था राम राय। कौन था? राम राय। ठीक है, और ये राक्षसी तांगडी युद्ध है कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में। आप सभी को पता होना चाहिए ये। ठीक है, बहुत ही फेमस था। इसको हम लोग तालीकोटा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? तालीकोटा के युद्ध के नाम से। ठीक है, और ये किनके बीच हुआ था? विजयनगर और दूसरा जो साइड था वो दक्कन सल्तनत के जो भी अलायंस है उन सभी के साथ हुआ था विजयनगर के खिलाफ, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नेरोजी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन कौन सा कथन सही है। तो दादा भाई नेरोजी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आप स्टेटमेंट्स पढ़ लो क्या क्या है। पहला है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नेरोजी थे। दूसरा है, दादा भाई नेरोजी कुल 5 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तीसरा है, ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है। यह कथन दादा भाई नेरोजी का है। तीसरा है, लैंड होल्डर सोसाइटी जिसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, इसके संस्थापक दादा भाई नेरोजी थे। अब दादा भाई नेरोजी से रिलेटेड ये सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन कौन सा इसमें सही है। जल्दी से एक बार अगर और आपको पढ़ना है जल्दी से पढ़ो और आंसर करो, क्या होगा आपका सही आंसर।
क्या होगा यहाँ सही आंसर? तो आपका जो सही आंसर वो है बी। ठीक है, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट गलत है। पहला क्या है? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव जीतने वाले ये पहले भारतीय थे, आप सभी को पता है। ठीक है, फिन्सबरी से ये इलेक्शन लड़े थे और जीते थे, तो ये सही है। दूसरा, दादा भाई नौरोजी कुल 5 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये गलत है। टोटल ये 5 बार नहीं, टोटल ये 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, सबसे पहली बार कब? 1886 में बने थे कोलकाता में। उसके बाद 1893 में हुआ, ठीक है, लाहौर अधिवेशन, उसमें भी ये अध्यक्ष थे। उसके बाद 1906 में एक अधिवेशन फिर से कोलकाता में हुआ, उसमें भी ये अध्यक्ष थे। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा आपका सही है, ये स्टेटमेंट जो बोला गया है अंग्रेजों के बारे में, अंग्रेज शासन के बारे में, वो बिल्कुल सही है, दादा भाई नौरोजी ने ही कहा था। चौथा है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की है, ये गलत है। लैंड होल्डर सोसाइटी जो है इसकी स्थापना द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। क्लियर है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1 और 3। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है प्रवणता के संकेंद्रण के विरुद्ध कोशिका का संचालन क्या कहलाता है? प्रवणता के संकेंद्रण के विरुद्ध कोशिका का संचालन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यह कहलाता है सक्रिय परिवहन। क्या कहलाता है? सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसको बोलते हैं। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो प्रवणता का संकेंद्रण है इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? जल्दी बताओ। साइंस से आपका आसान सा क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग बहुत बार आपने पढ़ा है। तो कौन सी धातु है जिससे इटाई इटाई रोग होता है? तो ये आपका कैडमियम। ठीक है, कैडमियम के विषाक्तता से इटाई इटाई रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल हो गया था? ये भी आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करो। कौन सा वो एक्ट था जिसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया? तो वो था आपका चार्टर अधिनियम 1833। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कॉर्ड निम्न में से किसकी किस्म है? कॉर्ड किसकी किस्म है? कॉर्ड के बारे में आपने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है कभी ना कभी, जल्दी बताओ किसकी है? ये मछली की है। और डिटेल से कॉर्ड के बारे में आपने क्या पढ़ा है? कॉर्ड ऑयल आपने पढ़ा होगा, जो मछली का लीवर का तेल होता है उसको कॉर्ड ऑयल भी बहुत जगह लिखा जाता है। स्पेशली ये कॉर्ड एक मछली है, ठीक है, और इसका जो ऑयल है वह बहुत ही न्यूट्रिएंट होता है और विटामिन डी के रिस्पेक्ट में वो बहुत बेनिफिशियल होता है, बहुत रिच विटामिन डी होता है उसमें। ठीक है, इसलिए कई बार लिवर ऑयल, फिश लिवर ऑयल को कॉर्ड ऑयल के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर है। मानव रक्त में सामान्य कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना होता है? कितना होता है? ये होता है 180 से 200 mg/dl। mg/dl का मतलब हो गया मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, कितना होता है? 180 से 200, यानी हर हालत में 200 mg/dl से कम रहना चाहिए नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है, कारक मूल्य निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है? जल्दी बताओ। कारक मूल्य निर्धारण के अध्ययन को वैकल्पिक रूप से किसका सिद्धांत कहा जाता है? किसका कहा जाता है? ये कहा जाता है कार्य मूलक वितरण, यानी फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। ठीक है, आपको याद रखना है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कारक मूल्य निर्धारण के अध्ययन को ये कहा जाता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? ये जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको इसमें बताना है, अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? जल्दी से ऑप्शन पढ़ो, सारा ऑप्शन पढ़ो और जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। क्या आंसर होगा? आंसर है आपका खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना चाहिए। ठीक है, अगर मुद्रास्फीति को कंट्रोल करना है तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, वो लेना पड़ेगा केंद्रीय बैंक को। क्या करना होगा? खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना होगा। अगला क्वेश्चन है, संगम के समय दक्कन के पठार के दक्षिण में 3 साम्राज्य प्राप्त हुए, इनमें से विषम को पहचाने। तो इसमें कौन सा विषम होगा? यह है आपका पल्लव। ठीक है, जो संगम काल का 3 जो वंश है वो है चोल, चेर और पांड्य। ठीक है, चोल, चेर और पांड्य, ये 3 वंश है जो उल्लेखित है संगम साहित्य में।
अगला क्वेश्चन है बैंकों को हानि से बचाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? इन चारों में से बताओ, अगर बैंकों को हानि से बचाना है सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका क्या है? यह है कि अच्छे जमानत स्वीकार करना। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका क्या है? अगर हानि से बैंकों को बचाना है तो अच्छे जमानत को ही सिर्फ स्वीकार करें। अगला क्वेश्चन है पिएट्रा ड्यूरा की तकनीक किस स्मारक में इस्तेमाल की गई है? पिएट्रा ड्यूरा की तकनीक, ये बनाने की तकनीक है। आपको ये बताना है निम्न में से किस स्मारक में इसका इस्तेमाल किया गया है। किस स्मारक में? तो ताजमहल को बनाने के लिए पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का इस्तेमाल ताजमहल को बनाने के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन है महाराजा रंजीत सिंह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और बताएं कौन कौन सा कथन सही है। तो महाराजा रंजीत सिंह से कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक बार पढ़ लो सारा स्टेटमेंट। पहले क्या क्या है? पहला है महाराजा रंजीत सिंह का संबंध सुकरचकिया मिसल से था। दूसरा है अफगानिस्तान के शासक शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा महाराजा रंजीत सिंह को उपहार स्वरूप दिया था। तीसरा है रंजीत सिंह का राजनीतिक राजधानी अमृतसर था जबकि धार्मिक राजधानी लाहौर थी। चौथा है महाराजा रंजीत सिंह स्वयं को खालसा का सेवक मानते थे। अब आप बताओ इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? जल्दी से आंसर करो। देखो क्वेश्चंस जो लेंथी होते हैं आपको वो भी करना है, जो शॉर्ट है वो भी करना है, इसलिए टाइम आपको खुद से एडजस्ट करना होगा, कोई और हेल्प करने वाला आपको है नहीं। जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी 1, 2 और 4 ये स्टेटमेंट सही है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा स्टेटमेंट क्या गलत है? रंजीत सिंह का जो राजनीतिक राजधानी था वो था लाहौर और जो इसका धार्मिक राजधानी था वो था अमृतसर। तो आपको यहाँ पे याद रखना है ये दोनों अंतर था। ठीक है, और आपको उल्टा दिया हुआ है। रंजीत सिंह से संबंधित आपको कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना है। जैसे इनके पिताजी का नाम आपसे पूछा जाता है, इनके पिताजी का नाम था महासिंह। ठीक है, और इनके दादा का नाम भी आपसे पूछा जाता है। तो दादा का नाम था क्या? चतर सिंह। ठीक है, ये दोनों बहुत महान शासक हुए इसलिए आपसे पूछा जाता है इनका नाम। उसके बाद जो शाह शुजा है जिन्होंने इनको उपहार स्वरूप हीरा दिया था वो अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और राजधानी दोनों आपको क्लियरली याद रखना है। राजनीतिक राजधानी लाहौर थी और धार्मिक राजधानी इनकी कहाँ थी? धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। ठीक है, दोनों में कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कथन में यह उल्लेखित है कि राज्यसभा के उपसभापति को जब पद से हटाने का संकल्प प्रस्तावित या विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं हो सकेगा? आपको यहाँ पे डायरेक्टली आर्टिकल पूछा गया है कि किस कथन में, ये कथन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। किस आर्टिकल में, ठीक है, किस आर्टिकल में यह उल्लेखित है कि राज्यसभा के उपसभापति को जब पद से हटाने का संकल्प प्रस्तावित हो या विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं हो सकते हैं? कौन सा आर्टिकल है वो आर्टिकल है 92। आर्टिकल 92 में ये कहा गया है कि अगर सभापति को हटाना हो, ये उपसभापति हो या सभापति हो दोनों के लिए, ठीक है, अगर इनको हटाना हो तो हटाने के टाइम में जब तक ये प्रोसेस ना हो जाए तब तक वो अपने पद पर बने नहीं रहेंगे, वह पीठासीन नहीं रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अगर सिर्फ हटाने का बात किया जाता तो हटाने का जो इनका जो आर्टिकल है वह है 90। कौन सा है? 90। और इनका जो पद का सृजन है वह 89 के थ्रू किया गया है। ठीक है, लेकिन 92 में स्पेशली ये कहा गया है कि जब हटाने का प्रक्रिया चालू हो तब यह पद पर नहीं रहेंगे। अगला क्वेश्चन है गोवा में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? गोवा में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? जल्दी बताओ कितनी है लोकसभा सदस्यों की संख्या? तो गोवा में 2 लोकसभा सदस्य होते हैं गोवा से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल सुरक्षा तथा शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा? किस अनुच्छेद में ये आश्वासन दिया हुआ है? जल्दी बताओ कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद है आपका 45। ठीक है, मैंने बार बार आपको बोला हुआ है कि अनुच्छेद जितना कम से कम मैं पढ़ाता हूँ इसको याद कर लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो अनुच्छेद पे ध्यान नहीं दोगे तो एग्जाम में 1 से 2 नंबर आपका नुकसान होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताओ, ये भी आपके टेस्ट में हो चुका है।
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1876 में। और किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? जल्दी बताओ, कब प्रारंभ किया गया था द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। पहला जो था वह 1930 में किया गया था, लेकिन कुछ कारण से इनको 31 में इसको स्थगित करना पड़ा। फिर 1932 में इन्होंने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है? तो इन सब में से जब आप देखोगे तो उधम सिंह एक ऐसे हैं जो काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। रेस्ट राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और राजेंद्र लहरी जो है, ठीक है, ये सभी इससे संबंधित हैं। और अशफाकुल्ला खां और राम प्रसाद जो बिस्मिल हैं, ये दोनों मेन कल्प्रिट थे या बोल सकते हो लीडर थे इसके। ठीक है। ये काकोरी कांड कब हुआ था? ये हुआ था 1925 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। ये काकोरी एक जगह है यूपी में। ठीक है। यूपी में किस जगह के पास? लखनऊ के पास ये जगह आपको अभी मिलेगा। ठीक है। और क्या हुआ था? ट्रेन जा रही थी और उस ट्रेन को लूटा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक होम्योसेपियंस मानव का उद्भव किस काल में हुआ? आधुनिक होमोसेपियंस जो हम लोग अभी हैं, तो हम लोगों के पूर्वज का जो उद्भव हुआ वह किस काल में हुआ, ये आपको बताना है। किस काल में हुआ था? तो आधुनिक होमोसेपियंस का उद्भव जो हुआ वह उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। कब हुआ? उच्च पुरापाषाण काल में। ठीक है। और उच्च पुरापाषाण काल का अगर बात करेंगे हम लोग, पुरापाषाण को जनरली 3 भागों में बांटा गया। ठीक है। निम्न, मध्य और उच्च। तो निम्न में क्या हुआ था? निम्न में जो लोग हैं जो वहाँ पे मानव निवास करते थे। देखो, ऐसा नहीं है होमोसेपियंस अगर उच्च पुरापाषाण काल में उद्भव में आया तो इसके पहले मानव नहीं था। मानव थे, लेकिन वो लोग इस रूप में नहीं थे जिस रूप में हम लोग अभी हैं। ठीक है। वो लोग पहले टूल्स इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पत्थर का टूल यूज कर रहे थे। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल में इन लोगों ने और शार्प टूल यूज करना स्टार्ट कर दिया। पहले ये लोग क्या करते थे, जैसे ये पत्थर है, ठीक है, यही पत्थर ये लोग यूज कर लेते थे अपने टूल्स की तरह। अगर किसी को कुछ करना है तो ये पत्थर से ये लोग चूड़ देते थे इसको। लेकिन मध्य पाषाण काल में इसको नुकीला करने के लिए इन्होंने सीख लिया। ठीक है। ये लोग नुकीला करके अपना टूल्स बना रहे थे पत्थर से। उच्च पुरापाषाण काल में क्या हुआ, यहाँ पे जो हिम युग है उसकी समाप्ति होने लगी थी और जो मॉडर्न ह्यूमन है उसका एक रूप सामने आने लगा था, यानी होमोसेपियंस का उद्भव होने लगा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? प्रसिद्ध पशुपति की मोहर कहाँ से मिली है? कहाँ से मिली है पशुपति की मोहर? तो पशुपति की मोहर जो मिली है वह मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो कहाँ है अभी? यह पाकिस्तान क्षेत्र के लड़काना जिले में है। ठीक है। इसकी खोज 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? तो किस काल में मानव ने आग का प्रयोग किया? तो मानव ने आग का प्रथम प्रयोग किसमें किया था? ये किया था नवपाषाण काल में। कब किया था? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था? आदि मानव ने सर्वप्रथम किसको पालतू बनाया था? सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया गया था आदि मानव के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हेडस्पीस का युद्ध कब हुआ था? झेलम का युद्ध या हेडस्पीस का युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था? ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क का राजवैद कौन था? कनिष्क का राजवैद कौन था? कौन था? ये था चरक, जो कनिष्क का राजवैद हुआ। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? उपसभापति का बात किया जा रहा है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? जल्दी बताओ कौन थे? तो राज्यसभा के प्रथम उपसभापति थे श्री SV कृष्णमूर्ति राव। कौन थे? श्री SV कृष्णमूर्ति राव। ठीक है। और सभापति कौन होते हैं? तो आप सभी को पता है, राज्यसभा के सभापति जो है वो पदेन
जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं, ठीक है, आर्टिकल 64 के तहत। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का जिक्र है? आकस्मिक निधि का जिक्र किस अनुच्छेद में आपको मिलेगा? किस अनुच्छेद में मिलेगा आकस्मिक निधि का जिक्र? तो आकस्मिक निधि 267 अनुच्छेद में। किसमें है? अनुच्छेद 267 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में ईवीएम का प्रथम प्रयोग कब हुआ? भारत में ईवीएम का प्रथम प्रयोग कब हुआ? ईयर आपसे पूछा जा रहा है, कब हुआ था ईवीएम का प्रथम प्रयोग? ईवीएम का प्रथम प्रयोग 1982 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? केरल में ईवीएम का प्रथम प्रयोग 1982 में हुआ। और ये विधानसभा इलेक्शन में हुआ था, और पूरे केरल में नहीं हुआ था, ठीक है, पारूर इलाका में, ठीक है। किस इलाका में? तो पारूर एक इलाका है केरल का, ठीक है, तो नॉर्थ पारूर इलाके में ईवीएम का इस्तेमाल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में परिवर्तन किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में परिवर्तन किया गया? जल्दी बताओ कौन सा वो संविधान संशोधन है? वो कौन सा संविधान संशोधन है? वो है आपका तीसरा संविधान संशोधन, जो 1954 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया? 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। और 7वीं अनुसूची में भी किस चीज का? तो समवर्ती सूची का जो लिस्ट है उसमें यह संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का मुहाना कहाँ है? सतलज नदी का मुहाना कहाँ है? जल्दी बताओ, सतलज नदी का मुहाना कहाँ है? कहाँ है सतलज नदी का मुहाना? तो सतलज नदी का मुहाना चिनाब नदी में। सतलज नदी चिनाब नदी में आके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार मैंने पढ़ा रखा है आपको, यह है 32-14 किलोमीटर। कितना है? 32-14 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण विस्तार है। और पूरब से अगर पश्चिम आपसे पूछा जाता है तो पूरब से पश्चिम है 29-33, ठीक है। मैंने बोला जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हो उसी तरह से रखो, 32-14 यह है उत्तर से दक्षिण, और पूरब से पश्चिम है 29-33, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दोलन करने वाली वस्तु अपने साम स्थिति के किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है उस दूरी को क्या कहा जाता है? आसान सा क्वेश्चन है आपके फिजिक्स से, जल्दी बताओ। क्वेश्चन को अगर समझ लोगे तो फिर आसानी से आंसर कर पाओगे। क्वेश्चन को सबसे पहले समझ लो क्या क्वेश्चन बोल रहा है और आंसर करो। क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा आयाम। क्वेश्चन बोल क्या रहा है? दोलन करने वाली वस्तु अपने साम्य स्थिति से, अगर दोलन करने वाली कोई वस्तु है अपने साम्य स्थिति, मतलब ये जो नॉर्मल पोजीशन है इसका, ठीक है, इससे किसी भी ओर जितनी अधिक से अधिक दूरी तक जाती है, यानी किसी भी डायरेक्शन में अधिक से अधिक दूरी जितना वो कवर करती है, ठीक है, इसी दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसी दूरी को कहा जाता है आयाम। क्या कहा जाता है? आयाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए डैश के समानुपाती होता है। हुक के नियम के अनुसार प्रत्यास्था की सीमा यानी इलास्टिसिटी का जो सीमा है उसमें किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति पर उस पर लगाए गए डैश के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? तो उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है। हुक्स का नियम इलास्टिसिटी से संबंधित है। और एक फॉर्मूला याद रखना, बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्या होता है? ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। स्ट्रेस आपका हो गया प्रतिबल और स्ट्रेन आपका हो गया विकृति। ये हुक्स का नियम कहता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ए में एंटीबॉडी क्या होता है? रक्त समूह ए में एंटीबॉडी क्या होता है? जल्दी बताओ, क्या उसमें होता भी है या एंटीबॉडी एब्सेंट होता है? तो देखो, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको याद रखना अभी जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो है, आप जो इसको ABC पढ़ते हो, उसमें दो चीजें होती है, एक एंटीबॉडी और एक एंटीजन। क्या होता है? सबसे पहले मैं एंटीजन लिखता हूं, ठीक है, एंटीजन, और दूसरा एंटीबॉडी, ठीक है। ये दो चीजें होती है। तो जब आप ब्लड ग्रुप ए का बात करोगे तो इसमें जो एंटीजन है वो है ए, कैपिटल ए, और एंटीबॉडी जो इसमें होता है वो होता है स्मॉल बी। यानी एंटीबॉडी को हम लोग स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं और एंटीजन को हम लोग कैपिटल से
रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बहुत अच्छे से इसको याद रख लेना। वहीं पे अगर हम लोग बी का बात करेंगे तो एंटीजेन जो है वह हो जाएगा बी, लेकिन एंटीबॉडी जो है वह हो जाएगा ए, जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि एंटीबॉडी पूछा जा रहा है और एंटीबॉडी में जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। और अंदर के भाग को कहा जाता है एड्रिनल मेडुल्ला। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। एड्रिनल ग्रंथि के बाहरी भाग को एड्रिनल कॉर्टेक्स कहा जाता है और आंतरिक भाग को एड्रिनल मेडुल्ला। अगला क्वेश्चन है HIV में किस तरह का RNA या DNA पाया जाता है। HIV में किस तरह का RNA या DNA पाया जाता है, किस तरह का पाया जाता है, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। अगला क्वेश्चन है नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं। नक्शे पर अगर क्षेत्रफल आपको मापना है तो आप लोग जिस यंत्र का इस्तेमाल करोगे उसको क्या कहा जाता है, उसको प्लेनीमीटर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था। बहुत बार आपने ये पढ़ लिया है, वन लाइनर में भी आपने पढ़ लिया है, आपने क्वेश्चन में भी पढ़ लिया है, जो सेट चल रहा है आपका। जल्दी बताओ कौन है वो। अब तक तो अगर किसी को नहीं भी आता था तो उनको याद हो जाना चाहिए, वो थे एल्ड्रिन। ठीक है, क्या नाम था उनका, बज एल्ड्रिन। ये थे चंद्रमा पर उतरने वाले दूसरे व्यक्ति। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, ये आपका नागा अर्जुन अभ्यारण्य जो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है भारत में। अगला क्वेश्चन है तंजानिया की राजधानी कहाँ है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है, तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे, जल्दी बताओ कब हुए थे। ये हुआ था 1977 में। ठीक है, 1977 में पहली बार मध्यावधि चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। बेहद आसान क्वेश्चन ये है, श्रीमावे भट्टारनायके ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। और कहाँ की बनी, तो श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी ये। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है। भारत में निर्मित पहला रंगीन फिल्म कौन सा है, कौन सा है, यह है किसान कन्या। कब हुआ था इसका प्रोडक्शन, इसका प्रोडक्शन हुआ था 1937 में। ठीक है, किसान कन्या 1937 में बना था। और इसके डायरेक्टर कौन थे, इसके डायरेक्टर थे मोती बी गडवानी। ठीक है, और इसके प्रोड्यूसर कौन थे, आरदेसर ईरानी। ये दो तीन चीजें हैं जिसको आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कौन सा है, जल्दी बताओ। भारत की पहली इंजीनियरिंग शिक्षण संस्थान का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो कौन सा है, कौन सा है, वो है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, मैंने बताया हुआ था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, इसकी स्थापना 1853 में हुई थी। और इसको पहले रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से नहीं जाना जाता था, इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। क्या जाना जाता था, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, और इसकी स्थापना डलहौजी के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, ये स्थित है हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी। अगला क्वेश्चन है रेडियो का प्रथम प्राइवेट FM चैनल निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था। रेडियो का पहला प्राइवेट FM चैनल कहाँ शुरू किया गया था, कहाँ किया गया था, ये किया गया था बेंगलोर में। ठीक है, कब किया गया था, 1901 में किया गया था रेडियो सिटी के द्वारा। कब, किसके द्वारा, रेडियो सिटी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है। वन की आशा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, जल्दी बताओ। राजस्थान की वन की आशा, ये बनास रिवर। ठीक है, जो अरावली की पहाड़ी से निकलती है और इसको राजस्थान में वन की आशा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है पैरामीशियम में उत्सर्जक छिद्र डैश के रूप में जाना जाता है। पैरामीशियम में जो उत्सर्जक छिद्र है उसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको साइटोपोइस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है।
तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शब्द ब्लड मून का उपयोग डैश को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। ब्लड मून का उपयोग किसको संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जल्दी बताओ किसके लिए इस्तेमाल होता है ब्लड मून? तो ये चंद्र ग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आदर्श रूप से अति चालकता का अर्थ डैश है। आदर्श रूप से अति चालकता का अर्थ क्या है? तो आदर्श रूप से अति चालकता का अर्थ है किसी भी शून्य प्रतिरोध की धारा। ठीक है, अति चालकता यानी सुपर कंडक्टर, सुपर कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाता है लगभग। अगला क्वेश्चन है नागरहोल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? बायोस्फीयर का हिस्सा है, किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है नागरहोल नेशनल पार्क? किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है पहला भारतीय क्रिकेटर कौन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पहला 13 शतक बनाया? आपको उस क्रिकेटर का नाम बताना है जिसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले 3 शतक बनाया। तो कौन है वो है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, 2004 में इन्होंने ये शतक बनाया था, पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे थे मुल्तान में, और इसी में इन्होंने ट्रिपल जो सेंचुरी है वो लगाया था। इन्होंने टोटल शायद 309 रन इन्होंने बनाया था और ये बनाकर ये ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अगला क्वेश्चन है शिशुनाग राजवंश डैश द्वारा परास्त किया गया था। शिशुनाग राजवंश को किसने परास्त किया था? किसने? महापद्मानंद ने इनको परास्त किया था शिशुनाग राजवंश को, और इसके बाद नंद वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान विलियम टेलर और आई कुछ नहीं है। ठीक है, विलियम टेलर किस राज्य से जुड़े थे, जल्दी बताओ। 1857 के विद्रोह के दौरान विलियम टेलर किस राज्य से जुड़े थे? किस राज्य से जुड़े थे? ये जुड़े थे बिहार से। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान ये पटना के कमिश्नर थे। कौन थे? विलियम टेलर। अगला क्वेश्चन है शेरशाह से संबंधित कुछ कथन दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा कथन इसमें गलत है। चलो एक तरफ से सारे स्टेटमेंट को पहले पढ़ लेते हैं। पहला है शेरशाह अफगान वंश का शासक था जिसने सूर्य सम्राट नहीं सूर्य वंश की स्थापना की है, सूर्य वंश की स्थापना की। तो सूर्य वंश की स्थापना शेरशाह सूर्य के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था, क्या ये सही है, जल्दी बताओ। तो बिल्कुल सही, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां ही था। तीसरा है शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान कालिंजर का अभियान था, ये भी सही है। कालिंजर का अभियान जो था वह शेरशाह का अंतिम सैन्य अभियान था क्योंकि इसी अभियान के दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और अगला है आपका शेरशाह के समय पैदावार का लगभग 1/6 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। तो जब ऊपर का तीनों सही हो गया तो यही गलत होगा। 1/6 भाग नहीं, 1/3 भाग जो है वह लगान के रूप में वसूला जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस क्षेत्र में पूर्ण स्वराज घोषणा को अपनाया गया था? आपको यह बताना है किस क्षेत्र में जो पूर्ण स्वराज की घोषणा है उसको अपनाई गई थी। तो आसान सा क्वेश्चन है, लाहौर में इसकी घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? हैवलॉक द्वीप का नया नाम, एक समय था जब ये आपके करंट अफेयर्स का पार्ट था, अब स्टैटिक जीके बन गया। तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो जब आप पढ़ते हो तभी करंट रहता है लेकिन बाद में वो स्टैटिक बन जाता है। तो क्या होगा आपका सही आंसर? आपका सही आंसर होगा स्वराज द्वीप। ठीक है, हैवलॉक का द्वीप जो है उसको बदल कर क्या कर दिया गया? स्वराज द्वीप। और ये सारा कांड जो है वो 2018 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी कैसी कंपनी को कहते हैं, चलिए बताओ। कैसे कंपनी को ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है? तो ब्लू चिप कंपनी कहा जाता है ऐसी कंपनियों को जो आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है? बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? तो बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या है 8463। कितना है? यह है लगभग। ठीक है, अगर इसके आसपास का भी कोई डाटा मिले और आसपास में यानी ऑप्शन में आपको एग्जैक्टली कोई आसपास का ज़्यादा डिफरेंस पे मिले, ठीक है, यानी अगर 8463 के बदले कहीं आपको 70 भी मिले तो भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि ऑप्शन हमेशा ऐसा ही रहेगा, जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ का सही आंसर क्या है? 8463।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम गवर्नर जयराम दौलतराम कब तक अपने पद पर बने रहे? भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? जयराम दौलतराम। आपको बताना है कब तक ये अपने पद पर बने थे, तो यह 1948 तक अपने पद पर बने रहे थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में जहानाबाद जेल नरसंहार कब हुआ था? जहानाबाद नरसंहार, जहानाबाद जेल नरसंहार। तो इन चारों में से जो आपको ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी सही, यानी नवंबर 2005 में यह नरसंहार हुआ था। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। इससे पहले भी 1999 में भी आपका जहानाबाद में नरसंहार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने देश में कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किस नाम से काफी सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? उसका नाम था जीवन। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट के लेखक कौन है? द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट किसने लिखा है? इसको लिखा गया है खुशवंत सिंह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस उत्पादन लाइन का उद्घाटन किया है। तो वो कौन सा शहर है ये आपको बताना है, जहाँ पे तेजस का दूसरा जो उत्पादन लाइन है उसका उद्घाटन किया गया है, वो शहर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला समर्पित केंद्र भारत के किस शहर में स्थापित किया गया? वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन के लिए पहला केंद्र खोला गया भारत में, कहाँ खोला गया? ये खोला गया चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है, अमेजॉन के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अमेजॉन के नए सीईओ कौन है अभी? एंडी जेसी। अगला क्वेश्चन है, अशोक डिंडा एक भारतीय खिलाड़ी हैं जिसने हाल ही में किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? यानी अशोक डिंडा किस खेल से रिलेटेड है? ये क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस 2021 का विषय क्या है? विश्व कैंसर दिवस 2021 कब मनाया गया? 4 फरवरी को। हर वर्ष हम लोग 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाते हैं और इस बार का थीम था आई एम एंड आई विल। अगला क्वेश्चन है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी, ये याद रखना, SKAO का फुल फॉर्म क्या है? स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, इस परिषद का गठन रेडियो खगोल विज्ञान को समर्पित किया गया है। इस SKAO का मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। कहाँ है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? किस देश ने ऐसा फैसला लिया है? दक्षिण कोरिया में सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने असम में राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क को बेहतर बनाने में मदद करने के उद्देश्य से डैश का शुभारंभ किया है। यानी एक प्रोग्राम है जो असम में शुभारंभ किया गया, उसका नाम है असोम माला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गोगाबिल झील है? गोगाबिल झील कहाँ है? यह है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन और समाधान पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? किस चीज का है? जलवायु परिवर्तन और समाधान पर संयुक्त राष्ट्र का विशेष दूत कौन है? यह है माइकल ब्लूमबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ सहयोग किया है? वो कौन सा प्लेटफॉर्म है? वो है फ्लिपकार्ट। अगला क्वेश्चन है, किस अस्पताल ने इस बार लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प पुरस्कार जीता है? तो कायाकल्प पुरस्कार इस बार 2021 में किसने जीता है? एम्स भुवनेश्वर ने, और ये लगातार तीसरा बार है इसका पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मोटर बाइक एम्बुलेंस का नाम आपको बताना है क्या है, जिसको सीआरपीएफ को सौंपा गया है। बनाया किसने? डीआरडीओ ने। ठीक है, और सौंपा किसको? सीआरपीएफ को। क्या नाम है उसका? उसका नाम है रक्षिता। क्या है ये? मोटर बाइक एम्बुलेंस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस चिड़ियाघर का नाम बाला साहेब ठाकरे के नाम पर रखा गया है? ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है। वो कौन सा चिड़ियाघर है? वो है गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नागी नटकी पक्षी अभ्यारण्य में अपना पहला पक्षी उत्सव कलरव का आयोजन किया है? तो आपसे 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कलरव कहाँ पे आयोजित किया गया, किस राज्य में? तो बिहार में। ठीक है, और बिहार में कहाँ किस पक्षी अभ्यारण्य में? नागी नटकी पक्षी अभ्यारण्य में। दूसरा क्वेश्चन बनता है, नागी नटकी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अवलोकन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? अवलोकन सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? ये किया है कर्नाटक ने।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू किया गया भारत का सबसे लंबा रोड आर्च ब्रिज जिसका नाम है वायरी ब्रिज, यह कहाँ पर बनाया गया है? कहाँ पे बनाया गया है? मेघालय में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 की शुरुआत में बीएसएफ ने क्षेत्र में घने कोहरे के कारण घुसपैठ की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सरधवा चलाया था? ये शायद जनवरी फरवरी के आसपास चलाया गया था ऑपरेशन सरधवा। किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा। किस राज्य के सीमाओं पर? तो राजस्थान के सीमाओं पर। अगला क्वेश्चन है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसको सम्मानित किया गया है? तो संस्थागत तौर पर मैंने बताया था आपको कि दो सेक्टर में दिया जाता है, व्यक्तिगत तौर पर और संस्थागत, यानी किसी संस्था को दिया जाता है। दो लोगों को दिया जाता है। ठीक है, एक व्यक्तिगत रूप से और एक संस्था को। तो संस्था में किसको मिला है ये आपको बताना है। किसको मिला है? ये मिला है सीड्स को। ठीक है, सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी, इसको मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऐतिहासिक अनुभवों के बारे में छात्रों को जानने में मदद करने के लिए जेल पर्यटन पहल शुरू किया है? ये कौन सा राज्य है? ये राज्य है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, टेक दिग्गज डैश ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा चालू किया है? तो किसने किया है नोएडा में अपना भारत विकास केंद्र? ये किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 3 टावर जेंडर पार्क लॉन्च करने की योजना तैयार की है? 3 टावर जेंडर पार्क कौन लॉन्च कर रहा है? यह है केरल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित टेलीकॉम ऑपरेटर में से कौन 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने वाला भारत का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बना है? ये कौन है? ये है एयरटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल जे क्रूटजन का 2021 में निधन हो गया। उन्होंने किस क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया था? ये आपको बताना है। क्या नाम है इनका? पॉल जे क्रूटजन। इन्होंने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने खेल इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी 2020-21 सत्र को रद्द करने का फैसला किया है। आपको ये बताना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका पहला सत्र कब खेला गया था रणजी ट्रॉफी का? तो पहला सत्र 1934-35 में खेला गया था। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली मेट्रो जिसने ट्रेन के डब्बों को सैनिटाइज करने के लिए यूवी किरणों का इस्तेमाल किया, तो इसी वर्ष किया गया है। यूवी किरणों का इस्तेमाल सैनिटाइज करने के लिए किस मेट्रो ने इसका इस्तेमाल किया? तो लखनऊ मेट्रो ने इसका इस्तेमाल किया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड के रूप में पुष्टि किया। आपको बताना है UNWTO, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ? ये आपको बताना है। कहाँ इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है मैड्रिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिवालिक अर्बोरेटम नामक वनस्पति उद्यान स्थापित किया गया है? शिवालिक अर्बोरेटम कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, विश्व वेटलैंड्स दिवस हर साल विश्व स्तर पर डैश को मनाया जाता है? वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? हर वर्ष कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हर वर्ष हम लोग वेटलैंड्स दिवस यानी आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण ई-एपिक, याद रखना है किससे संबंधित है, शुरू किया है, जिसे मोबाइल फोन और व्यक्तिगत कंप्यूटर पर संग्रहित और डाउनलोड किया जा सकता है। अभी आपको बताना है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? कौन है भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त? ये हैं सुशील चंद्रा। ठीक है। ओके गाइस, तो आज के सेशन बस इतना ही। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगले सेट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।